ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना चैप्टर 58 है लेरिंक्स का, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरिंक्स। पहले हमने फेरेंक्स वाले चैप्टर सारे कर लिए हैं, ठीक है? वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अब जो है ना लेरिंक्स के अंदर बेसिकली एक्यूट लेरेंजाइटिस, इसके अंदर हम देखेंगे एक्यूट एपिग्लोसाइटिस, एक्यूट लेरेंजियोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस देखेंगे, एंड देन लेरेंजियल डिप्थेरिया इसके अंदर उन्हें देखना है, और क्या है ओडीमा ऑफ दी लेरिंक्स देखना है, और क्रोनिक लेरेंजाइटिस देखेंगे। फिर हमारे पास क्रोनिक हाइपरट्रोपिक लेरेंजाइटिस देखेंगे, ट्यूबरकुलोसिस लेरिंक्स का इवन हो जाता है वो देखना है हमने, पोलीपाइड डीजनरेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड हो जाएगा वो देखना है। फिर हमारे पास कुछ पैकेडर्मिया लेरेंजाइटिस, एट्रोपिक, लूपस, सेफिलस, ये सारी की सारी हमने इसके अंदर देखनी है, ठीक है? तो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन बर्दाश्त करना है, ठीक है? वीडियो छोड़ के ना जाना अंदर से, वरना फिर मसला बन जाता है। अच्छा, एक्यूट लेरेंजाइटिस के अंदर बेसिकली जो है ना वो हम पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेरेंजाइटिस, ठीक है? अब इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास दो तरह की इसकी टाइप्स हैं। एक हमारे पास हो सकती है इन्फेक्शियस टाइप, ठीक है? और एक हमारे पास हो सकती है नॉन इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन नहीं हुआ फिर भी लेरेंक्स की ना जो इन्फ्लामेशन हो चुकी, नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है? अब इसके अंदर जो इन्फेक्शियस है उसकी बड़ी वजह हमारे पास होगी वायरल, ठीक है? ओरिजिन इसकी वायरल होती है लेकिन साथ में कह रहे बैक्टीरियल भी जो है ना इसके साथ फिर आ जाता है। नॉन इन्फेक्शियस की बड़ी टाइप क्या है? वोकल अब्यूज़ है, मतलब खाम खा दूसरों पे चीखते रहना, वोकल अब्यूज़ इसे हम कहते हैं, ठीक है? या फिर कोई थर्मल, मतलब उसने कोई ऐसी गर्म चीज़ खा ली है जिससे वो हमारे पास हो गया, या फिर उसने कोई केमिकल पी लिया है, एसिड पी लिया है, बेस पी लिया है सख्त किस्म वाली, तो ये हमारे पास होगी इसके बाद, ठीक है? क्लिनिकल फीचर किस तरह आएगा? पेशेंट आएगा तो उसके जो है ना वो हार्नेस ऑफ वॉइस होगी, खुडरौनी किस्म की आवाज़ होगी, हार्नेस ऑफ वॉइस। नंबर सेकंड पे डिस्कम्फर्ट होगा उसको, ठीक है? नंबर थर्ड पे ड्राई इरिटेटिंग कफ होगी उसे, ड्राई इरिटेटिंग कफ, खांसी होगी, और ड्राइनेस होगी बहुत ज़्यादा। फिर लेरिंक्स के अंदर जब आप देखेंगे तो वहाँ पे एरिथमिया हुआ होगा, ठीक है? एरिथीमा हुआ होगा और साथ में वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडीमा होगा, मतलब सुरख होगी और वहाँ पे पानी पानी होगी, सही ने देखा तो मैं ऐसे पानी पानी होगी, तो वहाँ पे पानी आपको एडीमा होगा। ट्रीटमेंट क्या करनी है? डॉक्टर साहब आप बैठे हुए हैं जी, अब कोई इस तरह आ गया पेशेंट, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले उसे कहना है बोलना बंद करो, वोकल रेस्ट करो तुम आराम से, स्मोकिंग नहीं करनी, शराब नहीं पीनी, अल्कोहल नहीं पीनी, ठीक है? जो अल्कोहलिक लोग होते हैं उनकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। अच्छा, फिर कहना है स्टीम की ना इन्हेलेशन, आपने नेबुलाइज़र देखा होगा? अमूमन लोगों ने आजकल तो घरों में ही रखा हुआ, तो नेबुलाइज़ कर लो, स्टीम इन्हेलेशन ले लो, वो बढ़िया कफ है। फिर कोई खांसी उसे नहीं आने देनी, तो कफ सीडेटिव कोई खांसी वाला सिरप दे देना है, हाइड्रालीन हो गया या फिर इस तरह का कोई भी ना, लेकिन खांसी नहीं आनी चाहिए उसे। साथ में आपने एंटीबायोटिक उसको स्टार्ट करा देनी है, ताकि अगर वहाँ पे कोई इंजरी वगैरह केमिकल या थर्मल की वजह से हुई है, बैक्टीरिया किसी सूरत ना ग्रो करे इधर। साथ में दर्द है तो एनाल्जेसिक दे दो, ठीक है? और साथ में स्टीराइड लगाते तो देखना यूँ बंदा ठीक होता है। इतनी सी काम थी एक्यूट लेरेंजाइटिस के बारे में, ठीक है? ये इतनी सी कहानी थी जो इतनी बड़ी इसने बुक के अंदर लिख दी है। मुझे नहीं पता इसका क्या चक्कर है यार, मेरे ख्याल में मेरा दिल करे ना बिल्कुल छोटी-छोटी किताबें बना दिया करूँ मैं। ओहो! डस्टर किधर गया अब साला? अच्छा, अब ये था एक्यूट लेरेंजाइटिस। अब हमारे पास आता है एक्यूट एपिग्लोसाइटिस, या इसको हम कहते हैं सुप्राग्लॉटिक लेरेंजाइटिस, ठीक है? ये भी इसे कहते हैं सुप्राग्लॉटिक लेरेंज, और ये आया हुआ 2016 और 15 के अंदर एमसीक्यू एससीक्यू जिसके अंदर से आया हुआ था। एक्यूट एपिग्लो ग्लो ग्लोसाइटिस, ठीक है? या फिर इसको हम कहते हैं सुप्राग्लॉटिक लेरेंजाइटिस, सुप्राग्लॉटिक लेरेंजाइटिस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? जो भी सुप्राग्लॉटिक स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर एपिग्लॉटिस, एराई, एपिग्लॉटिक फोल्ड और एरेटिनाइड्स, इनके ऊपर जो है ना वो सारे का सारा काम होगा, ठीक है? तो मैं कह सकता हूँ एक्यूट एपिग्लॉटिक्स या फिर लेरेंक्स के ऊपर सुप्राग्लॉटिक जितने भी रीजन है, इसके अंदर हमारे पास क्या होएगा? एपिग्लॉटिस, साथ में हमारे पास एराई, एपिग्लॉटिक जो फोल्ड्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, और हमारे पास एरेटिनाइड जो मतलब जो कार्टिलेज थी ना, क्रिकाइड और रेटिनाइड कार्टिलेज, वो रेटिनाइड कार्टिलेज इसके अंदर मोस्टली इन्वॉल्व होती है। इटियोलॉजी क्या है? बच्चे मोस्टली जो है ना इसके अंदर आते हैं, प्रेजेंट करती हैं 2 to 7 ईयर के जो बेबी है ना वो हमारे पास आएंगे। और नंबर सेकंड पे एच इन्फ्लुएंजा जो है ना,
जो बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, उसकी वजह से हमारे पास जो है ना ये मोस्टली होता है एपिग्लॉटिस का इन्फेक्शन। अच्छा, क्लिनिकल फीचर में क्या आएगा, एब्रप्ट ऑनसेट इसका होता है, अचानक से जो है ना वो ऑनसेट होगा, सोर थ्राट होगा, ठीक है, उससे फिर निगला नहीं जाएगा, ठीक है, डिस्फेगिया होगा, साथ में वो कह रहा है उसको बुखार भी होगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन आ रहा है ना, तो फिर हमारे पास को फीवर भी होगा। एग्जामिनेशन करेंगी आपने, एग्जामिनेशन किस तरह करनी है, डॉक्टर साहब ने टंग डिप्रेसर निकालना है, वो लकड़ी वाला जो चमचा होता है उसे हम कहते हैं टंग डिप्रेसर, ठीक है। एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपने टंग डिप्रेसर के ज़रिए जो है ना वो उसकी देखेंगे गले को, तो वहाँ पे रेड और स्वेलन एपिग्लॉटिस मिलेगा, ठीक है, रेड प्लस स्वेलोड एपिग्लॉटिस नजर आएगा। नंबर सेकंड पे आपने इसकी इनडायरेक्ट लेरेंगोस्कोपी जब करेंगे, ठीक है, लेरेंगोस्कोप में एक वो स्कोप सी होती है जिसे हम गले के अंदर डालते हैं, तो आपको वहाँ पे एडीमा प्लस कंजेशन जो है ना वो मिल जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है लेटरल व्यू में देखेंगे तो स्वेलन एपिग्लॉटिस मिलेंगे, ठीक है, स्वेलन एपिग्लॉटिस आपको मिलेगा, मतलब हर चीज़ आपने फुला देनी है और रेड कर देनी है यहाँ पे लेटरल व्यू में। ट्रीटमेंट क्या करना है, डॉक्टर साहब बैठे हुए जी, अब एपिग्लॉटिस की हुई हुई से, तो आपने ट्रीटमेंट क्या करनी है, चुप करके वही पहले वाली हॉस्पिटलाइजेशन इसको करना होता है। अगर इसको रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, कभी कभार इतना एपिग्लॉटिस तंग करता है कि सांस बंद होना शुरू हो जाता है, तो रिस्पायरेटरी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर हॉस्पिटलाइज कर दें इसको। एंटीबायोटिक आपने लाजमी चलानी है ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, एब्सेस ना बने, वरना ज़्यादा डीमा होकर पस आ जाएगी। तो एम्पीसिलिन या थर्ड जनरेशन सिफ्लोस्पोरिन जो है ना, सेफ्लोस्पोरिन वो दे देनी है, जो कि अंगेज होती है एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है। तो सेफ्लोस्पोरिन या थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स आपने लाजमी लगानी है। आईवी रूट लगा दोगे जल्दी असर हो जाएगा। फिर स्टीराइड में हाइड्रोकार्टिकोस्टीराइड, ठीक है, या फिर डेक्सामेथासोन ना, ठीक है, मेथासोन ये आपने साथ लगा देना है। फिर एडिक्वेट डिहाइड्रेशन, उसका जो है ना वो पानी उसका ख़त्म नहीं होना चाहिए, जब पानी ख़त्म होगा तो वो किडनी के ऊपर असर करेगा और मज़ीद जो उसका गला उसको वर्सन करेगा, तो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए उसको फ्लूइड लाजमी लगाने हैं, ठीक है। और जो उसको ऑक्सीजन जा रही है उसके अंदर आपने ह्यूमिडिफिकेशन करनी है ताकि वो ड्राई एयर जाकर मज़ीद डैमेज ना करे, तो ह्यूमिडिफाइड जो है ना आपने एयर उसको चलानी है। और अगर तो उसकी फिर भी जो है ना सांस ठीक नहीं हो रहा, कह रहा डॉक्टर साहब मैं गया मेरा कुछ करो, तो आपने ट्रेकियोस्टमी करके पकड़ के कर देनी है। ट्रेकियोस्टमी कैसे करते हैं आगे चैप्टर पूरा आ रहा है, परेशान नहीं होना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये थी हमारे पास एक्यूट एपिग्लॉटिस के बारे में। अब हम करते हैं एक्यूट लेरिंगोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस के बारे में, ठीक है। बस इसी तरह के हैं, मज़े मज़े के हैं, मतलब मिलते जुलते केसेस हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे अब है एक्यूट लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। इसके अंदर बेसिकली जो है ना वो लेरेंक्स भी, ट्रेकिया भी और ब्रोंकाई भी, तीनों स्ट्रक्चर अगर इन्वॉल्व है ना, तो इसकी बड़ी वजह वो कह रहा है हमारे पास वायरल इन्फेक्शन होता है पैरा इन्फ्लुएंजा का, ठीक है। मतलब उसने पैर मारे और तीनों स्ट्रक्चर उड़ गए, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। वहाँ पे कौन सा था, एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, लेकिन पैरा इन्फ्लुएंजा ये वायरस है, ठीक है। इसके अंदर टाइप 1 और इसकी टाइप 2 मोस्ट डेंजरस है। फिर चिल्ड्रन जो है ना वो 6 मंथ से 3 साल तक होते हैं। और ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो है ना वो कह रहा है गोल गोल जो इसके कोकाई होते हैं वो इसके अंदर इन्वेजन के लिए काज करते हैं। फिर पैथोलॉजी में वो कह रहा है कि लूज एरिकुलर टिश्यू जो है ना वो आप देखेंगे, और इस पर जो कि ऑब्स्ट्रक्शन करते होते हैं, ठीक है। ये अब जब इनकी इंजरी होगी तो हमारे पास लूज जो है ना वो टिश्यू होंगे जो कि बाद में स्वेल करेंगे, और स्वेलिंग के बाद जो है ना वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। फिर थिक टेनिशियस सिक्रीशन होगी और हमारे पास वहाँ पे क्रस्टिंग नज़र आएगी। किस तरह पेशेंट प्रेजेंट करेगा, सेम वही है, हॉर्नेस ऑफ वॉइस के साथ, ठीक है, डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग के अंदर। फिर हमारे पास इंस्पायरेटरी स्टाइडर होगा, इंस्पायरेटरी स्टाइडर। फिर हमारे पास सुप्रास्टर्नल इंटर कोस्टल रिसेक्शन होगा, मतलब स्टर्नम के ऊपर भी ना आपके कुछ ना कुछ मसले होंगे। स्ट्राइडर पता क्या होता है, जब वो सांस लेता है तो उसमें खौफनाक किस्म की आवाज़ें आती हैं, इसे हम कहते हैं जब वो अंदर की तरफ सांस लेगा ना इस तरह करके उसको ना खौफनाक किस्म की आवाज़ें आती हैं। ट्रीटमेंट क्या करनी है डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि ये वायरल है, तो सबसे पहले जो है ना आपने इसको हॉस्पिटलाइजेशन करनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, साथ में आपने जो एंटीवायरल कोई ना कोई दे देनी है, और फिर आपने इसको ना साथ में एंटीबायोटिक्स भी चलानी है लाजमी, ये नहीं कि सिर्फ वायरल दें, एंटीबायोटिक्स चला दें जिसके अंदर वगैरह एम्पिसिलिन जो है ना
50 मिलीग्राम पर केजी पर डे। अगर किसी का वज़न जो है ना वो 50 किलो होता है, उसको 50 मिलीग्राम एक दिन में पर केजी के हिसाब से ना उसको जमा कर लेना है। 1 किलो के लिए 50 mg है, फिर 2 किलो के लिए 100 mg हो जाएगी, 300 के लिए 150 mg है, ठीक है। इस तरह किलो के हिसाब से आपने जाना है। फिर हमने ह्यूमिडिफिकेशन जो है ना हवा की वो करवानी है, ताकि उसकी क्रस्टिंग जो है ना वो ज़रा नरम हो। फिर पेरेंटल फ्लूइड में वो कह रहा है कि हमने जो है ना वो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए उसको साथ में फ्लूइड लगा देना है। स्टीराइड में हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन जो है ना वो लगा देना ताकि हीलिंग जल्दी हो। फिर आपने, क्योंकि ब्रोंकाइटिस भी यहाँ पे हो रहा है, मतलब ब्रोंकाई की जो है ना वो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, सांस बंद होगा, इस वजह से आपने साथ में क्या लगाना है, कोई भी ब्रोंको डायलेटर आपने दे देना, जिसके अंदर हमारे पास कौन सा आएगा, ब्रोंको डायलेटर। एड्रेनालिन आपने लगा देना, जो कि सिम्पैथोमाइमेटिक है ना, तो एड्रेनालिन लगा देंगे तो काफ़ी असर होगा। साथ में अगर सांस फिर भी बंद हो रहा है, आपने ट्रेकियोस्टमी कर देनी है, या इंक्यूबेशन, जिसके अंदर हम ना नेजो जो ट्रेकियल ट्यूब जो है ना वो डालते गले के अंदर से, एनजी ट्यूब, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होगा हमारे पास, हो गया। और गैस्ट्रिक नहीं यार, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है, जिसके अंदर वो लेरेंगोस्कोप एल शेप होता है ना, वो गले से हम डालते हैं ट्यूब, जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं। अच्छा, अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन अब एक्यूट ग्लोटाइटिस के बारे में, और हमारे पास एक्यूट लेरेंगोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस के बारे में, तो लिख लोगे कुछ ना कुछ, या इसका टेबल हमें बना लें। अब यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लेते ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए साथ साथ। देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्यूट एपीग्लोटाइटिस, ठीक है, एक्यूट एपीग्लोटाइटिस, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्यूट लेरेंगोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस, एक्यूट लेरेंगोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या कहा था, बैक्टीरिया होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होगा, जो कि इसकी टाइप 1 थी और टाइप 2 थी, ठीक। नंबर सेकंड पे हमने कहा एज इसकी क्या थी, 2 से 7 साल का था, जबकि यहाँ पे 3 माह से 3 साल का जो है ना वो बच्चा था, ठीक है, 3 मंथ से 3 ईयर तक। फिर यहाँ पे जो है ना वो सुप्रा ग्लॉटिक जो है ना वो लेरेंक्स इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पे जितना भी सब ग्लॉटिक एरिया ना, ग्लॉटस से नीचे ब्रोंकाई या ट्रेकिया ब्रोंकाई, वो सारे के सारे, तो सब ग्लॉटिक रीजन आपका इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है कि साइन जो है ना प्रोड्रोमल साइन, मतलब कि इसके अंदर ना वो आम से जो फटीग है, जो सस्पिशियस है, डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यहाँ पे सीवियर किस्म की डिफ़िकल्टीज होती हैं, प्रोड्रोमल साइन प्रेजेंट होते हैं। ऑनसेट इसका क्या है, इसका जो है ना हमारे पास सडन ऑनसेट था, ठीक है, इसका हमारे पास स्लो ऑनसेट था, ठीक है। यहाँ पे फीवर हो रहा था, हाई फीवर था, क्योंकि ये बैक्टीरियल है, लेकिन ये वायरल है, तो इस वजह से लो ग्रेड फीवर होता है, या फिर बहुत कम फीवर होता है, ठीक है। ये हमारे पास पेशेंट जो है ना वो हमारे पास टॉक्सिक नज़र आएगा, यहाँ पे नॉन टॉक्सिक नज़र आएगा। फिर कॉफ़ी जो है ना यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, जब यहाँ के वो कह रहा है कि शदीद किस्म की जो है ना वो खांसी होगी, और बार्किंग सील लाइक जो है ना वो कह रहा है खांसी होती है। स्टाइडर यहाँ पे हमारे पास था, बुक में देखो ना ज़रा, प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास वो इंस्पायरेशन के दौरान जो खतरनाक आवाज़ें आती हैं वो आ रही थी, ठीक है। फिर ओडेनोफेजिया इसके अंदर भी था, ठीक है, मतलब कि जब वो निकलता था, क्योंकि ग्लॉटिस के पास से रोटी नहीं जाना होता है ना, ठीक है, तो वो निकलेगा तो वहाँ पे उसको दर्द होगी, तो ओडेनोफेजिया यहाँ पे था हमारे पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओडेनोफेजिया नहीं था। फिर ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हमने देनी थी, यहाँ पे हमारे पास ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थी, यहाँ पे हमने थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन दी थी, यहाँ पे हमने ना कोई भी दूसरी ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दे के साथ में स्टीराइड दे देनी, और एम्पिसिलिन यहाँ पे हमने लगा देनी थी। तो ये एक छोटा सा फर्क है जो टेबल की फॉर्म में मैंने बता दिया है, वो पूरी काफ़ी जो है ना आपकी कवर हो गया होना। नेक्स्ट हमारे पास है लेरेंजियल डिफ्थेरिया के बारे में, ठीक है। किसकी कॉल आ रही है यार, एनीवेज बाद में देखते हैं इसकी भी, अभी वीडियो तो बंद नहीं ना कर सकते। लेरेंजियल डिफ्थेरिया के बारे में, ठीक है, लेरेंजियल डिफ्थेरिया के बारे में वो कह रहा है हमारे पास जिन लोगों को फ्यूसल डिफ्थेरिया हो रहा था ना, उसके बाद हमारे पास ये लेरेंजियल डिफ्थेरिया, हम लास्ट वीडियो में फ्यूसल जो कि क्रोनिक बैक्टीरियम डिफ्थेरिया की वजह से हो रहा था, जिन लोगों को ये डिफ्थेरिया था, उसके बाद हमारे पास उन्हीं को लेरेंक्स का भी इन्फेक्शन हो जाए, ये फेरेंक्स के अंदर था, यहाँ पे फिर वो लेरेंक्स के अंदर भी जा सकता है, ठीक है। और ये 10 साल से जो है ना वो कम बच्चों के उम्र में होता है। पैथोलॉजी में क्या है कि वो कहते हैं कि टफ सूडो मेम्ब्रेन वहाँ पे मिलती है, टफ सूडो मेम्ब्रेन एक तो मिलेगी, साथ में वो कह रहे हैं कि वहाँ पे एक्सोड जो टॉक्सिन है ना,
वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डिप्थीरिया का जो एक्सोटॉक्सिन है वो भी आपको मिल जाएगा। क्लिनिकल फीचर में वो कह रहा है उसको फीवर होगा, बुखार होगा, ज़ाहिर बात जिसको डिप्थीरिया होता है, खनाक वही है, सोर थ्रोट होगा, गला खराब और मलेज वगैरह, ये सारी छोटी मोटी सिम्टम्स आएंगे। लेरेंजियल सिम्टम में वही आपने लिख देना, आवाज़ उसकी ख़राब होगी, हार्डनेस ऑफ वॉइस होगी, क्रोपी कफ इसके अंदर लिखा हुआ, और इंस्पायरेटरी स्टाइड, जब इंस्पायर करेगा तो खौफनाक आवाज़ आएंगी, और क्रोपी कफ वो कह रहा है हमारे पास होगी। अच्छा, डिप्थीरिया के अंदर जो थी हमारे पास कौन सी मेम्ब्रेन थी? ग्रेश मेम्ब्रेन थी। यहाँ भी वो आपने ग्रे वाली, मतलब जितने भी आपको खतरनाक वाली चीज़ें आ रही हैं डिप्थीरिया जिसे हम कहते हैं, वो ग्रेश मेम्ब्रेन वो इसके अंदर लिख देनी है। और साथ में हमने कहा था कि जिसको डिप्थीरिया तो उसकी बुल नेक होती है, बैल की तरह मोटी गर्दन, तो वहाँ पे बुल नेक की भी यहाँ पे लिख देना चुप करके। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी, तो बच्चे बच्चे को बताओ। डायग्नोसिस किस तरह करना है? क्लिनिकली जो है ना हमने देखना होता है उसको, फिर बाकी आपने कल्चर ले लेना है ना उसका गले से, तो आपको जब कल्चर लेके वहाँ पे आपको क्रोनिबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो है ना वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करना है, क्योंकि डिप्थीरिया हमें पता चल गया तो आपने एंटी डिप्थीरियल एंटीटॉक्सिन दे देनी है। ठीक है, डिप्थीरियल एंटीटॉक्सिन इसकी ट्रीटमेंट के अंदर आपने दे देनी है। साथ में बैक्टीरियल दूसरी भी दें ताकि दूसरे बैक्टीरिया भी ना आ जाए, तो एंटी बैक्टीरियल दूसरी भी मेंटेन करना, एयरवे को आपने हमेशा मेंटेन करना है। और आपने जो है ना कंप्लीट उसको बेड रेस्ट करनी है। अगर वो बच्चा है तो उसको कहना तुम बेटा स्कूल नहीं जाना, आपने कंप्लीट बेड रेस्ट करो ताकि दूसरे बच्चों को ना हो जाए। ठीक है, अगर इसको हमने ट्रीट ना किया तो ये इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सांस लेने में मसला, एस्फेक्सिया हो सकता है, इवन ये दिल को टॉक्सिक एंड जिसका ये एक्सोटॉक्सिन है दिल के ऊपर भी अटैक करता है, तो मायोकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है, फिर पेलेटल जो है ना वो सॉफ्ट पैलेट उसका पैरालिसिस होगा, पेलेटल पैरालिसिस कर देगा, और इवन लेरेंजियल और फेरेंजियल पैरालिसिस भी कर सकता है। इतना खतरनाक है लेरेंक्स का और फेरेंक्स का हमारे पास ये पैरालिसिस कर सकता है। ये हमारे पास होगी लेरेंजियल डिप्थीरिया के बारे में। ठीक है, फिर हमारे पास होता है अडीमा ऑफ दी लेरेंक्स के बारे में उसने की हुई है, मतलब मिलती जुलती हैं सारी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, एक छोटी छोटी एक बात है बस, वो आप याद कर लेनी है, तो उसकी ट्रीटमेंट वही सेम ऑलमोस्ट है। एडीमा ऑफ लेरेंक्स उसने बुक के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, जो लेरेंक्स का सुप्राग्लॉटिक है, सब ग्लॉटिक है, ठीक है, रीजन, वो इसके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होगा। और हमारे पास जो है ना जब ये इन्वॉल्व होंगे जारी बात है हमारे वोकल कार्ड जो है ना उसका भी वो कह रहा है हमारे पास फिर एडीमा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास वो एटियोलॉजी क्या है, वही एडीमा क्यों हुआ, आप अपने जेहन में लाओ थोड़ा सा, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है, कोई वहाँ कैंसर है, नियोप्लाज्म है, ठीक है, कोई एलर्जी होगी है, या फिर वही कोई रेडिएशन जो है ना सिकनेस की वजह से वहाँ पे हो जाएगा। होंगे क्या हमारे पास, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, साथ में वो जब सांस लेगा तो इंस्पायरेटरी स्टाइडर होगा। ठीक है, स्टाइडर होगा, फिर हमारे पास जब इनडायरेक्ट लेरेंगोस्कोपी कुछ लोगों में करते हैं ना, जब हम गले में लेरेंगोस्कोपी, उसकी वजह से भी एडीमा हो जाता है, ये भी याद रखना। ट्रीटमेंट क्या है, आपने सबसे पहले ना लेरेंक्स की जो है ना वो इंट्यूबेशन करनी है, मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल दो अगर बहुत ज़्यादा एडीमा है। ठीक है, अगर कम फिर भी ना सांस आ रहा तो फिर उसकी ट्रेक्योस्टमी कर दो। ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब या फिर हम ट्रेक्योस्टमी कर दो, ये हमारे पास अभी है। अगर लेस सवेयर है तो फिर उसको कंजर्वेटिवली हमने ट्रीट करना होता है। ठीक है, साथ में जो है ना एड्रेनालिन लगा दोगे तो वो डायलेटर है, सांस खोल देगा थोड़ा थोड़ा। 0.3 से क्या 0.5 ml जो है ना वो हर 15 मिनट बाद आपने एड्रेनालिन लगाना जब तक उसका सांस बाहर ना हो जाए। फिर साथ में स्टीरॉइड चला देने ताकि जल्दी जो है ना वो एडीमा शडीमा खत्म हो जाए। ये था एक्यूट के बारे में सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, अब लास्ट पे रह गया क्रोनिक की बातें। ठीक है, क्रोनिक के अंदर मतलब इन्फेक्शन लंबा हो गया ना तो अब उसको क्रोनिक की तरफ ले जा रहा है। तो यहाँ पे मैं अब जल्दी से जो है एक चार्ट की फॉर्म में अंदर क्रोनिक लेरेंजाइटिस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, कह रहा है कि सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन आती है क्रोनिक लेरेंजाइटिस विदाउट हाइपरप्लेजिया। विदाउट हाइपरप्लेजिया मतलब हाइपरप्लेजिया में क्या है, सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास विदाउट हाइपरप्लेजिया हो सकता है। ये बेसिकली क्या है, डिफ्यूज इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, ये साथ साथ बता रहा हूँ। ठीक है, डिफ्यूज इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इसके अंदर बेसिकली इटियोलॉजी क्या है, जिनको सिंपल लेरेंजाइटिस होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन जिनको हो, ठीक है, या फिर जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर अल्कोहल बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से पी रहे हैं, ठीक है, या जिनको लंबी खांसी है तो खांसी से भी ट्रॉमा हो जाता है ना गले में, वो कहते हैं ना मेरा गला छीला गया खांस खांस के, या फिर जिनका वोकल जो है ना अब्यूज़ गले का इस्तेमाल बहुत गलत करते हैं, उनके अंदर ये देखा गया। होगा क्या, सोई सेम हार्डनेस होगी वॉइस के अंदर। ठीक है, क्लिनिकल फीचर में कांस्टेंट हाकिंग होगा। ठीक है, लंबे लंबे कुत्ते की तरह सांस ले रहा होगा, कफ होगी उसको, और डिस्कम्फर्ट इन थ्रॉट होगी। ट्रीटमेंट क्या करनी है, जो इन्फेक्शन है उसको आपने ट्रीट करना है।
ठीक है। जितने भी इरिटेटिंग फैक्टर है उसको आपने ख़त्म करना है। वॉइस को कहना है उसने रेस्ट देनी है, कोई गाना शाना नहीं गाना तुमने, ठीक है। और साथ में स्टीम जो है ना इन्हेलेशन देनी है, ठीक है, भाप लेनी है। और बस यही है। ये था क्रोनिक लेरेंजाइटिस विदाउट हाइपरप्लेजिया। नंबर सेकंड पे कहानी है क्रोनिक हाइपरट्रोपिक हाइपर लेरेंजाइटिस की। क्रोनिक हाइपरट्रोपिक लेरेंजाइटिस, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, ये भी हमारे पास डिफ्यूज्ड टाइप का, जिस तरह ये था ना डिफ्यूज इन्फ्लामेशन, ये भी हमारे पास डिफ्यूज टाइप ही होगी सेम। इस तरह इसमें हार्डनेस होगी वॉइस की, टायर्डनेस होगी, थकी थकी आवाज़ लगेगी, और डिस्कम्फर्ट जो होगा थ्रॉट के अंदर होगा। ठीक, एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको जो लेरेंजियल म्यूकोजा है ना वो हमारे पास डस्की रेड मिलेगा, ठीक है। रेडिश रेडिश आपको म्यूकोजा मिलेगा, और थिकन फूला हुआ, इतना मोटा आपको फूला हुआ म्यूकोजा मिल जाएगा। फिर जब वोकल कार्ड देखेंगे वो भी हमारे पास रेड और स्वेलन मिलेगा। सिंपल है। ट्रीटमेंट क्या करनी है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर लो या सर्जिकल ट्रीटमेंट कर लो। ये कंजर्वेटिव में जिस तरह हमने क्रोनिक लेरेंजाइटिस को किया था ना, इन्फेक्शन को ट्रीट करना, वाइस स्टीम और एंटीबायोटिक देनी है, सेम यहाँ पे कंजर्वेटिव। अगर नहीं हो रहा तो फिर आपने स्ट्रिपिंग ऑफ द वोकल कार्ड करनी होती है, स्ट्रिपिंग ऑफ वोकल कार्ड सर्जिकल मैनेजमेंट में। बेसिकली इस प्रोसीजर में पता क्या होता है, जो लार्ज पार्ट होता है ना वोकल कार्ड का, जो ज़्यादा तंग कर रहा था, उसको हम फोर्सेप्स से पकड़ के यहाँ से काट देते हैं, इसे हम कहते हैं स्ट्रिपिंग ऑफ द वोकल कार्ड। बस इतने ही काम है। फिर नेक्स्ट उसने जी कहा हुआ है हमारे पास एक कंडीशन है जिसे वो कहते हैं कि पोलीपॉइड डीजनरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। पोलीपॉइड डीजनरेशन है किसकी, वोकल कॉर्ड की। इसको दूसरा नाम उसने दिया हुआ है रेंकीज एडीमा। रेंकीज एडीमा उम्र पूछ लेती हैं फंसाने के लिए, यही बेसिकली होता है वोकल कार्ड का एडीमा, इसको रेंकीज एडीमा कहते हैं। स्वेलिंग ऑफ द होल मेम्ब्रेनियस पार्ट ऑफ द वोकल कार्ड, इसको हम कहेंगे रेंकीज एडीमा। स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेनियस पार्ट ऑफ वोकल कॉर्ड। इसके अंदर बेसिकली किन किन लोगों की होती है स्वेलिंग, जो हैवी स्मोकर होते हैं, स्मोकिंग बहुत शदीद करते हैं, या जिनको क्रोनिक साइनोसाइटिस होता है उनके अंदर, या फिर जिसको लेरेंगो फेरेंजियल रिफ्लेक्स जिसका जो है ना वो खराब हुआ होता है, उसमें क्या होगा, हार्नेस ऑफ वॉइस होगी, साथ में लो पिच और उसकी रफ वॉइस होगी, ठीक है, रफ वॉइस होगी। ट्रीटमेंट क्या है, आपने जो वही है डीकॉर्टिकेशन ऑफ द वोकल कार्ड, जहाँ से वोकल कार्ड तंग कर उसकी डीकॉर्टिकेशन कर दो, साथ में वॉइस रेस्ट देनी है, साथ में उसको स्पीच थेरेपी देनी है कि किस तरह तुमने बोलना है, ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलना, और वो सारी की सारी। तो ये है रेंकीज एडीमा, मतलब रन के वोकल कार्ड। बस ये मैंने यूं याद किया हुआ था। फिर उसने कहा कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है लेरिंग्स के अंदर भी, क्योंकि लंग्स का टीबी है तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है लेरिंग्स का। इसके अंदर क्या है, जिनको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है लंग्स का, उनकी स्कैंडिंग के बाद यहाँ पे आ जाता है लेरिंग्स के ऊपर। मेल्स जो है ना वो मोस्टली इन्फेक्टेड होते हैं। अच्छा, यहाँ पे पैथोलॉजी में क्या है, इनके अंदर वो कह रहा है कि ब्रोंकोजेनिक स्प्रेड जो है ना इसका बहुत ज़्यादा, ब्रोंकस से जो है ना इसका स्प्रेड आता है, और सूडो एडीमा यहाँ पे वो कह रहा होगा। और बेसिकली जो जो वोकल कार्ड इन्वॉल्व होगा, एपिग्लॉटिस इन्वॉल्व होगा, और वेंट्रिकुलर बैंड और इंटर एरेटिनाइड कार्टिलेज जो है ना वो मोस्टली इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। जब वो पेशेंट का साइन किस तरह आएगा, एक तो उसकी टीबी की हिस्ट्री पॉजिटिव होगी, साथ में उसकी वीकनेस जो है ना वो वॉइस की होगी, अल्सरेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, और जब कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे निकलने में मसला, स्वेलिंग इन दी लंग्स में। जब आप लेरिंग्स का एग्जामिनेशन करोगे, एग्जामिनेशन में वही चीज़ें नजर आएंगी, हाइपरीमिया, रेडिश रेडिश आएगा, अल्सरेशन वहाँ पे नजर आएगी, स्वेलिंग होगी, इंटर रेटिनाइड कार्टिलेज वहाँ पे स्वेलिंग होगी, ग्रेनुलेशन टिश्यू जो टीबी के अंदर मिलते हैं वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और सूडो ओडीमा भी आपको ना मिल जाएगा। डायग्नोसिस किस तरह करना है, चेस्ट एक्सरे साथ कर लेंगे, साथ में उसका वो भी कर लेंगे, सपूटम एग्जामिनेशन करेंगे, उसके अंदर जो है ना वो माइक्रो एसिड फास्ट बेसिलाई जो जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया की होती है ना, एलजे मीडिया के ऊपर देख जाएंगे। सेम टीबी की ट्रीटमेंट दो इसको, ये लंग्स की मतलब आइसोनियाजिड, रिफेम्बिन, एथाम्बिटोल और पैराजिनामाइड, ये 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन 9 माह के लिए दो या 6 माह के लिए, फिर उसके बाद देख लेना जो भी हो, तो वो आपका या टीबी ठीक हो गया तो ये भी ठीक हो जाएगा। फिर उसने एक दिया हुआ है पैकीडर्मिया लेरेंजाइटिस। ये क्या होता है, पैकीडर्मिया लेरेंजाइटिस, इसके अंदर बेसिकली वो कह रहा है कि कॉन्टैक्ट अल्सर होता है, बाइलेटरल होता है और सिमेट्रिकल होता है, यही बात है। एट्रोपिक में कह रहा है हमारे पास लेरेंजाइटिस सिक्का होगा, लूपस ऑफ दी लंग में वो कह रहा है कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अगर लेरिंक्स इन्वॉल्व, लेप्रेसी में वो कह रहा है अगर इन्फिल्ट्रेशन हो जाए एपिग्लॉटिस में, सेक्लेरोमा ऑफ दी लेरिंक्स हो सकता है, जिसके अंदर क्लेब्सिएला जो है ना, अगर तो सेक्लेरोमा हो गया ना वहाँ पे, तो वहाँ पे क्लेब्सिएला की वजह से हमारे पास होगा। लेरेंजियल माइकोसिस मतलब किसी भी अगर फंगल इन्फेक्शन में कैंडिडिया या हिस्टोप्लाज्मोसिस है, उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन होगा तो वो आपके पास ये सारे के सारे क्लिनिकल कंडीशन है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट एक्यूट
सुप्राग्लोटिक, फिर हमारे पास एक्यूट लेरिंगोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर सारे के सारा, ठीक है। ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, ठीक है। और फिर हमारे पास पॉलीपाइड डिजनरेशन जिसे रैंकी जरिए रन के एडीमा मतलब वोकल कार्ड के अंदर मसला है। फिर सिका के बारे में, एट्रोपिक लारिंजाइटिस सिका, फिर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया, फिर लूपस के बारे में, सेफिलस की वजह से हो सकता है, लेप्रेसी की वजह से हो सकता है, माइकोसिस मतलब कैंडिडिया इन्फेक्शन की वजह से। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होपफुली कुछ ना कुछ आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा लंबा था लेकिन इसी के अंदर से ना वाकई ही यूक्यूज आए हुए हैं। इसको अच्छे से करके जाना तो इंशाल्लाह आपका जो है ना काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा। बाकी एक दफ़ा बुक से रीड दे लो तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि कोई मैंने बात छोड़ी है। बीच से कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैन इज़ टू एरर। तो अगर गलती हो सकती है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ जेनिटल लेयर, वो भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको हम करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।